गुड इवनिंग सभी को। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अंडर एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डैनियल सेल लिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ है, डैनियल सेल लिया हुआ है यहाँ पे, और जिसमें जो हमारे पास लेफ्ट बीकर है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन का क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें हमने जिंक रॉड लगा रखी है। ठीक है, जिंक रॉड कैसे एक्ट करती है, एनोड की तरह। किसकी तरह? एनोड की तरह। इस वाली हाफ सेल में आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। इस तरह से जो मेरे पास राइट बीकर है उसमें मैंने 1 मोलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसके अंदर डिप की हुई है मैंने कॉपर की ही रॉड। ठीक है, और इस कॉपर की रॉड जो है वो एक्ट करेगी कैथोड के रूप में। किसकी तरह? कैथोड के रूप में। और ये हाफ सेल जो है ये कहलाता है रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि इसके अंदर हो रहा होता है कॉपर का क्या, रिडक्शन। ये जो सेल आपका भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है यार, इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में प्लस का 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये मेरे पास ईएमएफ है जो इस सेल ने क्या की है, प्रोड्यूस की है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल बैटरी भी कनेक्ट करी है। ठीक है, क्या कनेक्ट करी है, एक्सटर्नल बैटरी, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है दैट इज द पोटेंशियल डिवाइडर। क्या है ये? पोटेंशियल डिवाइडर है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है। यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की हुई है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल बैटरी का आप देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के सामने है, तो ये अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक और हमने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है जिसका मेरे पास जो ईएमएफ है वो ई एक्सटर्नल है। क्या है? ई एक्सटर्नल। ये इसका किसका है? ये अपोजिंग ईएमएफ है। कैसा ईएमएफ है? अपोजिंग ईएमएफ। अब क्या होगा चेक करते हैं। तो हमारे पास 3 केस हैं। केस पहला, केस फर्स्ट, हमने पोटेंशियल डिवाइडर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से सेट किया हुआ है कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, क्या है, एक्सटर्नल ईएमएफ, उसकी ये एक्सटर्नल जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से, यानी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, कैसे भी नेगेटिव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेगेटिव। ठीक है, यानी इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं हम। तो मान लीजिए हमने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है या एक्सटर्नल ईएमएफ है या एक्सटर्नल जो अपोजिंग ईएमएफ है वो आपका कम है। क्या है? कम। किससे कम है? सेल वाले से कम है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो इसको पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा, यानी इसको पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा, तो आपका करंट फ्लो इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक है, लेकिन करंट फ्लो जो है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। क्या कम हो चुकी है? वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब जो आपका नेट ईएमएफ है, क्या है, नेट ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू ई सेल माइनस में ई एक्सटर्नल। तो आप देखेंगे नेट ईएमएफ कम हो गया क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू होगी प्लस की। इसकी कितनी थी? 1.10, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जब आप एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगा देते हो यहाँ पे और इस तरह से लगाते हो कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो है, जो सेल ईएमएफ है उससे कम है, तो आपका सेल वर्किंग कंटिन्यू रहता है। सेल वर्किंग क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। और आपका करंट फ्लो जो है राइट बीकर से, यानी इस इलेक्ट्रोड से लेफ्ट बीकर की तरफ होता रहता है, लेकिन बस करंट फ्लो की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते रहो, सॉरी एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ाते रहोगे, यहाँ पे ईएमएफ है, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ाते रहोगे ई नेट की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये बढ़ता रहेगा तो ये नेट क्या है, कम होता रहेगा, यानी ये धीरे धीरे इसको अपोज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? तो रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी करंट की वैल्यू है वो और कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? और कम। पहले 2 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, फिर 0.5 एम्पेयर। आप इसको बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे करंट फ्लो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ। तो इस केस में जो आपकी आई की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। कब? जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ को क्या करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। क्या करते रहोगे? बढ़ाते रहोगे। ठीक है, ओके। केस सेकंड, केस सेकंड है कि कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई सेल के बराबर हो जाएगी, यानी एक्सटर्नल ईएमएफ भी आपका 1.10 वोल्ट हो जाएगा। यानी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपका जो एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ है
उसकी वैल्यू जो है आपके सेल ईएमएफ के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? तो आपका जो नेट ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा? 0। यानी कोई भी ईएमएफ नहीं बचा, और जब कोई भी ईएमएफ नहीं बचा तो करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी आपका सेल जो है वो स्टॉप वर्किंग, वो क्या हो जाएगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो एक तरह से डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड। यानी सेल विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, पहली बात तो सेल स्टॉप वर्किंग, इसका मतलब है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप। तो ये तो केस फर्स्ट का डायग्राम हो गया। केस सेकंड के केस में हम डायग्राम में क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे ई एक्सटर्नल बराबर ई सेल, और ये एरो हटा देंगे यहां से। हाँ, क्यों हटा देंगे एरो? समझ में आ गया? क्योंकि करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये केस सेकंड हो गया। तो हमने क्या सीखा दोनों केस में? हमने क्या सीखा दोनों केस में कि जब अपोजिंग ईएमएफ कम रहता है, क्या रहता है? किससे? सेल ईएमएफ से, तब भी आपका सेल वर्किंग में रहता है। किस में रहता है? वर्किंग में। बस अपोजिंग ईएमएफ क्या करता है कि करंट फ्लो की वैल्यू क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ाते रहते हैं, तैसे तैसे वो करंट फ्लो जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है, कम होती रहती है। और एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ और सेल ईएमएफ बराबर हो जाते हैं, तो आपका नेट ईएमएफ कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और आपका करंट फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है, और सेल जो है स्टॉप वर्किंग, सेल काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब तीसरा केस क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप इसको उतार लो। ओके, अब केस थर्ड पढ़ रहे हैं हम। क्या हो अगर एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए? क्या हो जाए? यानी वो बड़ा हो जाए। किससे? सेल ईएमएफ से। तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जो नेट ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ बड़ा हो जाए, बड़ा होने का मतलब है उसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो इस केस में आपका एक्सटर्नल ईएमएफ सेल ईएमएफ से क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो सेल है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। किधर करंट फ्लो करने लगेगा? क्योंकि आपका जो नेट ईएमएफ है वो नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब वर्किंग अभी भी है, लेकिन अब क्या है? वो करंट फ्लो किधर करेगा? आपका रिवर्स डायरेक्शन में करेगा। किधर करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में। और कभी भी क्या करंट फ्लो अपने आप से रिवर्स डायरेक्शन में होगा? कभी भी क्या इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में, इस हाफ सेल की तरफ जो है करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स पावरफुल हो चुका है, और उसने जो सेल की पहले वाली कंडीशन थी उसको रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है? रिवर्स। और जो इसमें पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे थे, क्या हो रहे थे? अब वो रिएक्शन कैसे हो चुके हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस हो चुके हैं, और उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा रहा है कौन? करवा रहा है एक्सटर्नल ईएमएफ। पहले क्या हो रहा था? पहले यहाँ पे जिंक जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था। लेकिन अब उल्टा होने लगा है। क्या होने लगा है? उल्टा। अब यहां से जिंक 2+ आयन से यहां पे जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और किस में बदल जाएंगे? जिंक सॉलिड में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ये यहां पे जो जिंक आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक सॉलिड में। तो जो सॉल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जिंक सल्फेट में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ये 2 इलेक्ट्रॉन आए इस वाले चैम्बर से। कहां से आए? इस वाले बीकर से। यहां पे क्या हुआ कि कॉपर सॉलिड जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो किस में बदल गया? आयन में बदल गया, और ये आयन कहां चले गए? सॉल्यूशन के अंदर चले गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? जबकि पहले क्या हो रहा था? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ पे क्या शुरू हो चुका है? रिडक्शन। यहाँ पे क्या शुरू हो चुका है? रिडक्शन। जिंक आयन जो है वो जिंक में बदल गए,
और यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड था, कॉपर एटम था, वो किसमें बदल गया? कॉपर आयन में। तो आपने देखा जिसमें पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था उसमें अब रिडक्शन हो रहा है, जिसमें पहले रिडक्शन हो रहा था उसमें क्या शुरू हो गया है? ऑक्सीडेशन। और ये अपने आप तो होगा नहीं, यानी ये रिएक्शन कैसे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। और इसको कौन करवा रहा है? जो अपोजिंग ईएमएफ है वो करवा रहा है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? बड़ा। ठीक है, उस केस में ये आपका जो एनोड है ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो कैथोड है वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो प्लस से माइनस करंट को भेजा जा रहा है जबरदस्ती। क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। क्या करवाए जा रहे हैं? रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स हैं, जिनको करवाया जा रहा है बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। कौन सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी? एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ। तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बचा ही नहीं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बचा ही नहीं, बल्कि क्या बन गया? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है। क्या बन गया है? और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो सेल होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसमें फिर हम रिएक्शंस को करवाते हैं। तो आपने देखा कि जो हमने एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ लगाया था उससे हमने सेल की नेचर को ही बदल दिया। पहले वो सेल था इलेक्ट्रिसिटी देने वाला, अब है इलेक्ट्रिसिटी लेने वाला। ये कैसे हुआ? जब हमने एक्सटर्नल ईएमएफ को अप्लाई किया। तो जब आपका एक्सटर्नल ईएमएफ बड़ा हो जाए सेल ईएमएफ से, तो आपका जो सेल है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा और उससे आप बिजली प्राप्त नहीं कर पाओगे फिर, बल्कि आप जो है उसमें रिएक्शन करवा रहे हो। आप क्या करवा रहे हो? बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि अब आपका करंट फ्लो उल्टी दिशा में है, जिसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए था उसमें रिडक्शन शुरू हो गया है, जिसमें रिडक्शन होना चाहिए था उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस वाले बीकर में क्या शुरू हो जाएगा? इस वाले बीकर में आपका जो जिंक आयन था किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएंगे? जिंक सॉलिड में। ये रिएक्शन तो इसमें हो रहा है। और इस वाले में क्या रिएक्शन हो रहा है? इस वाले में जो आपका कॉपर सॉलिड था वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज कर दिए और किस में बदल गया? कॉपर आयन में बदल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर भी ले सकता हूं। तो यहां पे क्या शुरू हो गया? ये ऑक्सीडेशन क्या शुरू हो गया? और यहां पे क्या है? रिडक्शन। और ये रिडक्शन जो है जिंक आयन का करवाया जा रहा है, वो अपने आप तैयार नहीं है रिडक्शन के लिए। क्योंकि कॉपर और जिंक में जब कंपैरिजन होता है तो कॉपर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रिडक्शन की, रिड्यूस होने की। याद रखना, जिंक और कॉपर में जब कंपैरिजन करते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो जो कॉपर की टेंडेंसी होती है वो होती है रिड्यूस होने की। क्या होती है? और जबकि जिंक की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडाइज होने की। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा करवाया जा रहा है उनसे, जो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था उसको रिड्यूस करवाया जा रहा है, और जो रिड्यूस होना चाह रहा था उसको क्या करवाया जा रहा है? ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। कैसे पॉसिबल है? जब एक्सटर्नल ईएमएफ को आपने क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट उतार लीजिए इसको। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे बेटा। तो देखिए, हमने जो डैनियल सेल लिया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो मेरे पास राइट बीकर था जिसमें मेरी कॉपर की रॉड जो है कॉपर सल्फेट के अंदर थी, तो जो कॉपर की, और उधर लेफ्ट वाले में क्या था? जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रॉड थी। तो कॉपर विद रेस्पेक्ट टू जिंक, तो कॉपर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? एक्सेप्ट करने की। क्या करने की? एक्सेप्ट करने की। तो कॉपर की टेंडेंसी जिंक के मुकाबले में ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, यानी क्या होने की? रिड्यूस होने की। क्या होने की? रिड्यूस होने की। और इसी तरह से अगर हम जिंक को कंपेयर करेंगे कॉपर से, तो जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या करने की? लूज करने की, यानी ऑक्सीडाइज होने की। यही टेंडेंसी किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड की, यही टेंडेंसी किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यही जो टेंडेंसी होती है ये कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा बेटा, आप परेशान ना हो। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। तो डेफिनेशन फर्स्ट, 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटेलिक इलेक्ट्रोड is a measure of
tendency of that electrode to accept electrons or to lose electrons. ठीक है, तो किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है, या कितनी अच्छी तरह से छोड़ पाता है, यही टेंडेंसी क्या कहलाती है उसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 2 टाइप्स। पहला है मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा है मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसके पास ये टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, क्या करना चाहता है? लूज, तो उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? यही जो टेंडेंसी है कहलाएगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, और जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? प्रोसेस रिडक्शन है, प्रोसेस रिडक्शन है। लेकिन टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाती है। अब एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। ये तो डेफिनेशंस हो गई इनकी, क्या हो गई? डेफिनेशंस। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है। ऑक्सीजन पोटेंशियल जो है वो आपका रिलेटेड होता है लेफ्ट वाले बीकर से। किससे रिलेटेड होता है? कि उसके जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेंगे? लूज करना चाहेंगे। और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये रिलेटेड होता है किस वाले से? राइट वाले बीकर से, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब इसको जरा हम फिजिकल मीनिंग इसकी डिटेल में समझ लेते हैं क्या होती है। तो बेटा अब हम समझते हैं इसको फिजिकल तरीके से समझते हैं इसको क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड, मेटेलिक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो है उसको मैंने एम मेटल माना है, कोई एम मेटल है, और उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दिया है। उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या कर दिया? मैंने डिप कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 3 केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 केस। होगा क्या कि जो इसके अंदर आयंस हैं, क्या है? आयंस। मान लीजिए ये एम मेटल जो है मोनोवलेंट है। कैसा है? मोनोवलेंट का मतलब सिंगल उसके ऊपर चार्ज है। तो इसके अंदर जो आयंस होंगे वो कैसा होगा? M+ होगा। कैसा होगा? अब ये आयंस कंटिन्यूसली इससे स्ट्राइक करेंगे। किससे स्ट्राइक करेंगे? इलेक्ट्रोड से। किससे? इलेक्ट्रोड से। तो 3 केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 3 केस। मान लीजिए आयन जो सॉल्यूशन के अंदर था, किसके अंदर था? सॉल्यूशन के अंदर, यानी एक्वस आयन। ये इससे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है? वापस आ जाता है। क्या होता है? वापस आ जाता है। यानी स्ट्राइक तो करता है, यानी मेटल आयन किसके अंदर था? सॉल्यूशन के अंदर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोड एंड रिटर्न्स बैक विदाउट एनी चेंज। एक तो ये हो सकता है विदाउट एनी चेंज। विदाउट नहीं लिखा बेटा? अच्छा, विदाउट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? देखिए दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रोड से एक मेटल का एटम अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। क्या कर दे?
छोड़ दे, यानी यहां से एक मेटल का एटम किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और किस में बदल जाए, M+ में। किस में बदल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और किस में बदल जाए, M+ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उसने, यानी इस इलेक्ट्रोड का एक एटम उसने इलेक्ट्रॉन को लीव किया और लीव करने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो गया और आयन किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। यानी ये आपका इलेक्ट्रोड पे था और ये किस में चला गया, अब सॉल्यूशन में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ रह जाएगा, इसी पे रह जाएगा। इस तरह से और एटम्स टूटते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, आपकी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है, क्लियर है इतना। अब होगा क्या, अब होगा ये बेटा कि इस पे धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा, और इसके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि M+ आयन जा रहे हैं उसके अंदर, तो ये नेगेटिवली हाई होता रहेगा और ये पॉजिटिवली हाई होता रहेगा। यानी वो लो पोटेंशियल पे जाता रहेगा, ये किस पे जाता रहेगा, हाई पोटेंशियल पे। क्लियर हो गया इतना। ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर एक्युमुलेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर क्या जाता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में एंड सॉल्यूशन के बीच में, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कौन सी प्रोसेस हो रही थी, ऑक्सीडेशन। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखा आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और यही मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड का एटम होता है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये आयंस किस में चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड पे एक्युमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहता है, इसका क्या होता रहता है, ऑन द रिवर्स में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटालिक इलेक्ट्रोड, जो क्या था, हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्या था उसके पास, नेगेटिव चार्ज, एंड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या चार्ज था, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो देखिए हमने ई का सिंबल बनाना है। किसका सिंबल, यहाँ रुक जाइए बेटा, ई का सिंबल बनाना है हमको पहले, और यहाँ पे हमको दिखाना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपने ई का सिंबल दिखाना है, और उसके बाद आपने दिखाना है रिएक्शन को। रिएक्शन में आप देखेंगे M से क्या बदल रहा है, M+, तो यहाँ पे आप लिखेंगे M से M+। जब इस तरह का नोटेशन आ जाए तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, M से M+, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उतार लो पहले फटाफट इसको। तो केस थर्ड है हमारे पास। अब केस थर्ड जानते हैं हम क्या है। तो केस थर्ड में मान लो आपका उल्टा हो रहा है, जो M+ आयंस हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, M सॉलिड में। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि जो आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, यानी M+ आयन किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं,
M सॉलिड में। क्लियर है? अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर क्या बढ़ता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पहले वाले का उल्टा है। दोबारा समझते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। किससे एक्सेप्ट किया है? इलेक्ट्रोड से लिया है। किससे लिया है? ठीक है, इलेक्ट्रोड से नेगेटिव चार्ज ले लिया है। ठीक है, और ये आयन किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में। तो अंदर प्लस आयन कम होते जा रहे हैं। क्या कम होते जा रहे हैं? जबकि नेगेटिव आयंस तो पहले जितने ही हैं। तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इलेक्ट्रोड से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि कैटायंस तो उतने ही रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इसके ऊपर जो है प्लस 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 चार्ज बढ़ता जा रहा है और इसमें क्या बढ़ता जा रहा है? नेगेटिव 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 चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया दोबारा से। क्या सेट हो गया? और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा सेट हुआ है कि जो मेटल है वो क्या करना चाह रहा है? वो जो है रिड्यूस होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? कौन सी प्रोसेस है ये? यानी जो मेटल है, यानी जो मेटल के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेप्ट। और इस एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटालिक इलेक्ट्रोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड एक्वस सॉल्यूशन हैविंग negative charge due to the gain of electron, due to the gain of electron by the metal ions, यहाँ पे ions लगा लेना बेटा, by the metal ions is called reduction potential। और इस तरह का रिडक्शन पोटेंशियल किस में होता है? आपके राइट वाले बीकर में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। कौन से वाले में? और लेफ्ट वाले में क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये एबिलिटी, वो टेंडेंसी जिसमें मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। किसके बीच? इलेक्ट्रोड के बीच में एंड सॉल्यूशन के बीच में। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। किसका? इलेक्ट्रोड का। किसका? इसका पूरा नाम होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? अब इस केस में क्या दिखाएंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे दिखाएंगे? तो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाने के लिए हमको क्या करना है? पहले आयन लिखना है प्लस वाला, और फिर क्या लिखना है आपको? एटम लिखना है। और वहीं पे अगर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, से एक्स, किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्स, तो आपको एक्स माइनस, सॉरी एक्स से लेके एक्स माइनस, ये भी रिडक्शन है। क्या है? क्योंकि देखो एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके क्या बन गया? अनायन। ये भी रिडक्शन है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से दिखाना है, तो हम नेगेटिव वाला भी हटा देते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो m प्लस से m क्या हो रहा है? ये रिडक्शन। तो इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल रिवर्स नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्स नेचर के। जैसे एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो जो कॉपर है, क्या है? उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कॉपर 2 प्लस से कहाँ? कॉपर। ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो आता है प्लस में 0.34 वोल्ट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। तो जो कॉपर है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है? प्लस में 0.34 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड है। कैसा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और अगर इसी का मुझे ऑक्सीडेशन निकालना है, क्या निकालना है? यानी Cu से Cu2 प्लस, ये कौन सा पोटेंशियल हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन। तो देखा, आप ऑक्सीजन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीजन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय चेंजिंग द साइन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है इसके आगे अगर, तो क्या मतलब होता है उसका? यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, कुछ भी ले लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके लिए हम ई सिंबल के ऊपर ये निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये निशान अगर ये लग गया है तो समझ लो स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसका मतलब है कि जो हमने कंसंट्रेशन कंसीडर किया है सॉल्यूशन का वो 1 मोलर है। क्या है?
अगर आपका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो उस केस में जो पोटेंशियल निकल के आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और उसके ऊपर ये सिंबल आपको लगा देना है। ठीक है, फटाफट उतार लो बेटा इसको। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सेल ईएमएफ क्या होता है। तो सेल ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सुन लीजिए सेल ईएमएफ पहले क्या है। सेल ईएमएफ इज द बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, या हम कह सकते हैं कि सेल ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इन दो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कौन सा वाला लेना है भाई? दो तरह के पोटेंशियल थे, एक तो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या था? रिडक्शन। तो अभी जो लेटेस्ट कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो सेल पोटेंशियल का डिफरेंस आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आप ले रहे हो, वो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इसका मतलब है कि इसके अंदर तो लेकिन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। दोबारा समझते हैं। इसका आपका ऑक्सीजन पोटेंशियल होगा, क्या होगा? इसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। उसके ऑक्सीजन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में बदल लो। किसमें बदल लो? ये रिडक्शन है ही, ठीक है। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, याद रखना। हमेशा जो लेफ्ट राइट वाला होता है चैम्बर, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्या होती है? और इधर वाले की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो लो होती है, कम होती है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल हाई होता है, तो रिडक्शन क्या हो गया? लो हो गया। तो इस वाले का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई होगा। क्या होगा? हाई। अगर हम चाह रहे हैं करंट इधर से इधर फ्लो हो, अगर हम चाह रहे हैं करंट जो है लेफ्ट बीकर से राइट बीकर में हो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ई राइट। क्या है? ई राइट। अगर ये कॉपर है तो ई राइट को मैं कैसे लिख सकता हूं? ई कॉपर 2+ से कॉपर, दोनों चीज सेम है। ई राइट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ई कैथोड। क्या कह सकते हैं? तीनों नाम में से कुछ भी लिख सकते हो आप, सबसे बेस्ट है ई राइट लिखना। तो ई राइट यानी राइट वाले इलेक्ट्रोड का क्या रिडक्शन पोटेंशियल, या ई और रिडक्शन का सिंबल, या ई कैथोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया? कैथोड का, राइट वाले का। इधर वाले का जो है वो ई लेफ्ट या ई जिंक 2+ से कहाँ? जिंक, या ई एनोड। दोनों का निकल गया रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ बोलो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया। अब उस वाले में से, राइट वाले में से इसको माइनस कर दो। तो आपका क्या निकल गया? सेल का ईएमएफ निकल गया या सेल पोटेंशियल निकल गया। निकल गया, देखो। तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन यहीं से आ जाती है। सेल पोटेंशियल डेफिनेशन क्या आ जाती है? यहीं से आ जाती है। सेल पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, और इट इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। It is the difference of reduction potential of cathode and that of anode. यानी E cell यानी cell EMF is the difference of reduction potential of cathode to that of anode. तो जब इसके रिडक्शन पोटेंशियल को इसके रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस कर दोगे, यानी इसमें से इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दोगे, तो आपका सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सेल का ईएमएफ, ठीक है। और अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो सेल का ईएमएफ निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है तो करंट उल्टी तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? तो सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें
रिडक्शन शुरू हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, सब रिवर्स हो जाएगा। तो हम कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ई सेल हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और इस वाले चैम्बर में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले चैम्बर में हमेशा रिडक्शन हो रहा है। करंट जो है एनोड से कहाँ जा रहा है, कैथोड जा रहा है। ये एनोड है मेरे पास बेटा, और ये क्या है, कैथोड है, और ये मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन है करंट की। अब जो आपका V यहाँ पे, जो भी V आपका यहाँ पे शो करेगा वही आपका क्या होगा, सेल EMF होगा। और वो कैसे निकलेगा, जब आप इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या करते हो, माइनस करते हो। अगर मान लो इसका आपको ऑक्सीजन पोटेंशियल दे रखा हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना है किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में, तभी निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज अभी पहले सेल EMF निकालना, ये फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे। इसमें और भी आप लिख सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया है तो हम सिंबल लगा देंगे ये वाला सब में, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड का सिंबल लगा देंगे हर किसी में, हर किसी में स्टैंडर्ड का सिंबल। ई सेल पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, सब पे लग जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल EMF जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू का है, किसकी वैल्यू का है, स्टैंडर्ड वैल्यू का है। तो सेल EMF निकालना हमने सीख लिया, बहुत सिंपल सा है। हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही।